हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एवरीवन। और आज मैं एक और इम्पोर्टेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूंगा जिसको हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम किया था वो था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आज हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम करेंगे वो होगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना। और इससे फिर हम ऑर्थोगोनल जनरल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की तरफ आ जाएंगे, यानी कि अगर आप एक खुद जनरली एक सिस्टम बनाएं जिसके ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स हो तो वो भी वो फिर ये जो दोनों सिस्टम्स हैं सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल, ये उसके वो बन जाते हैं, स्पेशल केसेस बन जाते हैं। तो without further ado, let us start with the cylindrical coordinate system. तो again it's the another way of labeling the points. तो इसमें हम कैसे points को label करते हैं? तो let me draw it in the center this time. Let's suppose कि हमारे पास ये हमारा z axis है, ये हमारे पास y axis है, and this is our x axis. So we have x, y, and z axis as always. This is a three-dimensional space. अब मेरे पास एक पॉइंट है जिसको मैं या तो x, y, z से लेबल कर सकता हूँ, और ये फर्ज करें ये पॉइंट आकर नीचे x एक्सिस को कुछ यहाँ टच करता है और इसकी प्रोजेक्शन इस तरह है। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को, अब ये जो पॉइंट है इसकी जो प्रोजेक्शन बनेगी इधर, इस डिस्टेंस को मैं कहता हूँ लेट्स कॉल इट s। ठीक है। यानी ये पॉइंट जिसकी जो प्रोजेक्शन अगर मैं एक्स वाई प्लेन के अंदर लूँ और उसको मैं एक डिस्टेंस से शो करूँ तो उस डिस्टेंस को मैं कह देता हूँ s। एंड अगेन s जो एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, लेट मी कॉल इट फाई। तो ये दोबारा वही फाई है जो हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी था, बट ये s डिफरेंट है। ये मैंने एक इस तरीके का s चूज किया है। ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स वाई प्लेन, ये जो x है, ये जो s है, ये ऐसा डिस्टेंस है जो ओरिजिन से आता है, बट it does not go towards the point, it goes towards the projection of the point on the xy plane। ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस s है, और जो पॉइंट की हाइट है उसको हम z से ही डिनोट करते हैं। यानी कि जो पॉइंट की जो हाइट है, इस पॉइंट की जो हाइट है, अभी भी जो इसकी z एक्सिस पर जो हाइट है उसको हम अभी भी z से ही डिनोट करते हैं। यानी z जो एक कोऑर्डिनेट है वो हमारा चेंज नहीं हुआ। ठीक है। तो देखें, इसका मतलब है एक्स वाई प्लेन में तो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं एक तरीके के, कि एस कॉस भी जो होगा, तो अगर हम यहाँ से देखें तो एस वेक्टर की जो प्रोजेक्शन है, एक्स लाइन की प्रोजेक्शन, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बनता है ओरिजिन को, एक्स एक्सिस को और इस पॉइंट पी को मिलाकर। तो पी की जो प्रोजेक्शन है इसे मैं पी कॉमा एक्स वाई कर देता हूँ एक्स वाई प्लेन पर। इस पॉइंट पी को, ओरिजिन को और ये जहां पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है उसको मिलाकर देखें तो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बनता है ओ एक्स पी। तो इस राइट ट्रायंगल से हमें पता चलता है कि x जो है वो किस चीज के बराबर है, s cos फी के बराबर है हमारे पास x जो है। और y में ये कहाँ इंटरसेक्ट करता है, अब देखिए ये y एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, बिल्कुल s साइन फी में y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। तो अगर आप इसे एक्स वाई प्लेन में भी बना कर देख सकते हैं, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस होता, ये वाई एक्सिस होता, ये पॉइंट की प्रोजेक्शन है, तो हमारे पास जो एस है, जो एस वाला डिस्टेंस है वो यहाँ से निकलता है। तो मैं पॉइंट चेंज कर देता हूँ फिर, तो यहाँ से निकलता है और इस पॉइंट पर पी की प्रोजेक्शन रख जाता है। तो पी एक्स वाई ये है, ये हमारा ओरिजिन है और ये डिस्टेंस एस है। ठीक है। तो ये वाला, अगर ये बीच में एंगल फी है तो ये वाला पार्ट हुआ एस कॉस फी और ये वाला पार्ट हुआ एस साइन की। तो जब हमारे पास असल में सिलेंडर जैसी सिमेट्री हो ना, तो ये इस तरीके से अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना हमारे बहुत काम आता है। तो अब इसमें हम कन्वर्जन्स देख लेते हैं। नाउ विद दिस पिक्चर लेट अस नाउ स्टडी सम कन्वर्जन्स। ओके। तो देखें, एक्स और वाई तो हमें यहीं से नजर आ रहा है किस चीज के बराबर होंगे। तो वी कैन सी ऑलरेडी कि जो एक्स होगा वो किस चीज के बराबर होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। अब मैं कन्वर्जन्स देख रहा हूँ कि हम
सिलेंड्रिकल से उसमें कैसे जाते हैं, कार्टेशियन में कैसे जाते हैं। तो अब कन्वर्जन्स वाला एक टेबल बना लेते हैं और इसकी कन्वर्जन्स कैसे करते हैं, लास्ट टाइम भी हमने ज्योमेट्री से की थी। तो पहली कन्वर्जन की हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो एक्स का फॉर्मूला आता है कि एक्स जो है वो बराबर है एस कॉस फी के। एस इज इक्वल्स टू एस, एक्स इज इक्वल्स टू एस, हमारे पास फिर आएगा कॉस एंड देन व्हाट वी विल गेट इज फी, क्योंकि फी ये एंगल है जो ये एक्स एक्सिस के साथ एस बना रहा है। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, और ये कौन सी इक्वेशंस हैं, ये हमारे पास एस फी जी कोऑर्डिनेट से एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स में जाने की इक्वेशंस है। ठीक है, तो अब हम इसी पॉइंट को सिलेंड्रिकल में यानी लेबल कर सकते हैं एस पी और जी से। तो पॉइंट की लेबलिंग का ये एक और तरीका है, जैसे पहले आर थीटा फी से किया था, तो अब हम एस पी और जी से कर सकते हैं लेबल। और हमारे पास y किस चीज के बराबर आता है फिर, तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास आती है y की। y हमारे पास बराबर है s, और हमारे पास फिर आता है साइन, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फी आता है। ठीक है, और z जो है वो z के ही बराबर है, तो दोनों का z बराबर है। तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का z है वही पोलर कोऑर्डिनेट्स का भी z एक्सिस है। अब और क्या मैं कर सकता हूँ, अब मैं कन्वर्जन अब मैं दूसरी साइड पर भी कर सकता हूँ। तो दूसरी साइड की जो कन्वर्जन है ये बिल्कुल आम तरीके की कन्वर्जन है, ये बिल्कुल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा है, बस इसमें z का इजाफा हो गया। तो एक्स वाई जी से अगर एस फाई जी तक जाना हो तो वो हम कैसे जाते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास थ्री इक्वेशंस हैं। तो दो थ्री इक्वेशंस आर व्हाट, पहले तो देखें एस जो है वो बराबर है एक्स स्क्वायर के प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक है, और जो फाई है, अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, एस साइन फी डिवाइडेड बाय एस कॉस फी, तो फाई हमारे पास टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स आ जाता है, जिस इज जस्ट लाइक द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम विद द एडिशन ऑफ जी। तो टेन इनवर्स एक्स बाय जी, और तीसरी में तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, जी दोनों का सेम है, तो z इज इक्वल टू z। तो ये हमारे पास कन्वर्जन रूल्स आते हैं। तो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से इंतहाई आसान और ज़्यादा सादा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पर स्फेरिकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाइड्रोजन एटम की स्टडी करने में भी हम स्फेरिकल यूज़ करते हैं। आई डोंट थिंक देयर आर मैनी मैनी प्रॉब्लम्स वेयर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज्ड दैट मच, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आप इंतहाई क्या कहते हैं भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बट इसके अलावा मैंने कहीं इतना ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल होते नहीं देखा। तो आई वुड स्टिल बेट के जो हमारे पास का जो हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो सबसे अहम है, स्पेशली जब आप फ्लैट यूक्लिडियन स्पेस में हो। कर्व्ड स्पेस में भी उसकी वैरायटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल सिस्टम आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेंड्रिकल से, इन माय ओपिनियन। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर्स कैसे कन्वर्ट होते हैं, तो लास्ट टाइम मैंने यूनिट वेक्टर्स डिज़ाइन करके दिखाए थे। इस दफ़ा मैं आपको बस बताऊंगा कि यूनिट वेक्टर्स की शक्ल दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को बनाकर, यूनिट वेक्टर्स की शक्ल कैसे होती है, और कन्वर्जन के बस फॉर्मूला दे देता हूँ इंस्टेड ऑफ डिराइविंग द कन्वर्जन्स लाइक आई डिड लास्ट टाइम। ठीक है, और लास्ट टाइम मैंने जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम उसमें बताया था कि आर हैट, थीटा हैट और फाई हैट किस तरीके से एक्स हैट, वाई हैट और जे हैट पर डिपेंड करते हैं। इस दफ़ा मैं वो बताए बगैर ही क्या करता हूँ, आप लोगों को बस इसकी थोड़ी समझ दे देता हूँ, फार्मूलाज दे दूंगा, बट फिर भी लेट मी सी हाउ वी कैन विजुअलाइज इट। तो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो किस तरह होते हैं, वो कोऑर्डिनेट की जो इंक्रीजिंग डायरेक्शन होती है उसके अंदर पॉइंट करने वाले यूनिट वेक्टर्स होते हैं, यूनिट लेंथ वेक्टर्स होते हैं। तो ऐसा कोई भी यूनिट लेंथ वेक्टर जिसकी यूनिट लेंथ हो और वो पॉइंट करता हो अपने कोऑर्डिनेट की इंक्रीजिंग, उसमें इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, तो वो वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर बनाया जा सकता है उस कोऑर्डिनेट के साथ एसोसिएटेड। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं थीटा, सॉरी फाई, हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एस है,
और हमारे पास एक कोऑर्डिनेट z है, ठीक है ना। दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट है जो कि हाइट है इस पॉइंट की। तो इसमें मैं यूनिट वेक्टर्स किस तरह बना सकता हूँ, देखें s जो होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट बाहर आएगा, s हैट यूनिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा, s जो है वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अगर मैं आगे की तरफ आऊंगा तभी डिस्टेंस बढ़ेगा, तो इस वजह से s हैट मैंने इस तरीके का बनाया है। अब देखें फी जो है वो इधर मूव करने से इंक्रीज होता है, ठीक है। तो फी किधर मूव करने से इंक्रीज होता है, अगर मैं यहाँ से अब नेगेटिव सी एक्स डायरेक्शन में इस तरह मूव कर जाऊं तो मैं फी इंक्रीजिंग फी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो फी यूनिट वेक्टर जो है वो कुछ इस तरीके का होगा, तो इसको मैं फी यूनिट वेक्टर कह दूंगा। और z यूनिट वेक्टर जो होगा, अगर मैं ऊपर की तरफ मूव करूं तो ऊपर होगा, तो ऊपर हमारे पास z यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। तो z यूनिट वेक्टर कुछ इस तरीके से पॉइंट करेगा। अभी भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की तरह ये सारे यूनिट वेक्टर्स भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये तीनों यूनिट वेक्टर्स आपस में 90 डिग्रीज के एंगल्स बनाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ये तो तीनों पिछले वाले भी जो थे, तीनों यूनिट वेक्टर्स बेशक चेंज होते थे पर आपस में परपेंडिकुलर थे, ये भी तीनों यूनिट वेक्टर्स चेंज होते हैं बट आपस में परपेंडिकुलर हैं। इनको डिराइव करना मुश्किल नहीं है, जिसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स की कन्वर्जन्स डिराइव करनी आती हैं वो इसके भी बड़े आराम से कर लेगा। तो इसकी जो कन्वर्जन है वो ये है कि एस हैट यूनिट वेक्टर जो होता है वो बराबर होता है कॉस फी एक्स हैट प्लस साइन फाई वाई हैट के, ठीक है। ये कन्वर्जन्स हैं एस हैट, आपको आप लोग ये मतलब ये रिलेशंस हैं एक्स हैट वाई हैट, एक्स हैट वाई हैट जेड हैट से एस हैट फाई हैट और जी हैट में जाने के, ठीक है। जो हमारे पास फाई हैट है वो किस चीज के बराबर होता है, हमारे पास फाई हैट यूनिट वेक्टर जो है वो हमारा बराबर होता है माइनस साइन फाई एक्स हैट प्लस कॉस फाई वाई हैट, इस चीज के बराबर होता है। और हमारे पास जो z यूनिट वेक्टर है, क्योंकि z तो हमारा कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम ही है, पहले भी z कोऑर्डिनेट वेक्टर अपवर्ड होता था और कांस्टेंट होता था, अभी भी z यूनिट वेक्टर अपवर्ड है और कांस्टेंट है, बट इसमें थीटा और फाई हैट और s हैट कांस्टेंट नहीं है, तो z हैट अभी भी पुराने वाले z हैट यूनिट वेक्टर के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा। इसके बाद हम चलते हैं इसके ऊपर लाइन एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं। नाउ लेट्स डिफाइन लाइन एलिमेंट्स। तो लाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, दीज आर दी स्मॉल लेंथ्स। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है लाइन एलिमेंट्स को, स्मॉल लेंथ्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो छोटी छोटी लेंथ्स, अगर मैं किसी कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा किसी कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन में मूव करूं और मेरे पास एक छोटी सी लेंथ बनेगी ना, थोड़ी सी मूवमेंट से छोटी सी एक लेंथ बनती है, तो उस लेंथ की जो साइज होता है, स्मॉल डिफरेंशियल साइज होता है, उसको हम लाइन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्स वाई एक्सिस में जब जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो होते थे उसमें हमारे पास तीन लाइन एलिमेंट्स होते हैं। एक तो लाइन एलिमेंट होता है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, जिसको हम डी एल एक्स कहते हैं जो कि डी एक्स के बराबर होता है। उसी तरह एक और होता है वाई डायरेक्शन में जिसको हम डी एल वाई कहते हैं जो डी वाई के बराबर होता है। एक और होता है जेड डायरेक्शन में जो कि डी जी के बराबर होता है। इसी तरह हम इधर सिलेंड्रिकल में भी डिफाइन कर सकते हैं। अब सिलेंड्रिकल में कैसे लाइन एलिमेंट्स डिफाइन करेंगे, तो हम मूवमेंट्स करके देखते हैं। तो हम एक छोटा सा 3 डायमेंशनल एक्सिस बना लेते हैं और फिर इस 3 डायमेंशनल एक्सिस में मूवमेंट्स करके देखते हैं। तो फर्ज करें ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। अगर आप देखें और ये इस पॉइंट की फर्ज करें प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो लेट मी ड्रॉ द प्रोजेक्शन यूजिंग दिस एक्स और
असल में जो वेक्टर है वो, लेट मी कॉल दैट वेक्टर, इसको मैं इस लाइन से भी नहीं, लेट मी ड्रॉ द, जो असल पोजीशन वेक्टर है वो इस तरह है, तो हमारे पास फिर इस तरह लिखा जा सकता है। तो ये इसको मैं किस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ, इसके जो 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे एस, वो होंगे फाई, और वो होंगे जेड। तो इसके ये 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो जो प्रोजेक्शन के ऊपर जो लेंथ होती है प्रोजेक्शन की वो एस होती है, प्रोजेक्शन का जो एंगल होता है एक्स एक्सिस से, जो प्रोजेक्शन का एंगल होता है एक्स एक्सिस से वो फाई होता है अगेन। ठीक है, तो ये हमारे पास अगेन कौन से एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। ये मुझे वाइट में ड्रॉ करने चाहिए फॉर द सेक ऑफ कंसिस्टेंसी। तो वही है एक्स एक्सिस, दी वाई एक्सिस एंड दी जी एक्सिस। नीचे हमारे पास फाई कोऑर्डिनेट आ गया है, और हमारे पास ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये वाली जो लेंथ है, ये हमारे पास जी कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब देखें अगर मैं थोड़ा सा मूव करूं एस डायरेक्शन में, तो मुझे आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा, यानी यहाँ से भी मैं आगे की तरफ मूव करूंगा तो जो प्रोजेक्शन होगी वो चेंज होगा एस में। तो एस तो खुद भी एक लेंथ है, तो इसमें मैं अगर आगे मूव करूं तो जैसे डी आर हमारे पास आया था, तो एस डायरेक्शन में जो चेंज आएगा, डिफरेंशियल चेंज आएगा, वो भी डी एस के बराबर होगा। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल लेंथ आएगी एस डायरेक्शन में, जो हमारे पास स्मॉल लेंथ एलिमेंट आएगा वो डी एस के ही बराबर होगा। पर अब देखें अगर मैं फाई की डायरेक्शन में मूव करता हूं तो इफ आई नाउ मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फाई, तो अब अगर मैं इसको मिटा दूं और मैं फाई की डायरेक्शन में मूव करूं, पहले मैं अपनी डायग्राम फिक्स कर लूं, को मिटा दिया। अब हम फाइव की डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो फाइव की डायरेक्शन में मूव करना इसका मतलब मैं कुछ इस तरीके से मूव करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से मूव करूँ तो हमारा वेक्टर भी मूव करके कुछ इधर इस साइड पर आ जाएगा, और उसकी प्रोजेक्शन कुछ इस तरह हो जाएगी, और हमारा जो एस वेक्टर है ये भी मूव करके इस साइड पर आ जाएगा। तो फर्ज करें हमने बहुत स्मॉल चेंज लाए हैं, डी फाई का चेंज लाए हैं। ठीक है, तो डी फाई का स्मॉल चेंज लाने से ये जो लेंथ है ये कितनी कवर हुई है, देखें ये हमारा एस हमारा आर का काम करेगा, और एस इज इक्वल्स टू आर थीटा जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, उससे हम देख सकते हैं अगर एंगल डी फाई है और रेडियस एस है, तो हमारे पास एस इज इक्वल्स टू आर थीटा से जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, एस डी फाई आना चाहिए। तो फाई डायरेक्शन में जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है वो हमारे पास क्या आता है, एस डी फाई के बराबर आता है। अब देखें जेड डायरेक्शन में तो हम पूछने की भी जरूरत नहीं है, जेड डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करेंगे तो लेंथ में चेंज आएगा। तो जो स्मॉल एलिमेंट है हमारे पास जो जेड कोऑर्डिनेट है, क्योंकि इसमें जेड कोऑर्डिनेट भी कार्टेशियन का जेड कोऑर्डिनेट होता है, तो उसका डिफरेंशियल चेंज भी ये ऊपर की तरफ जाने में डी जेड होगा। तो ये हमारे पास लाइन एलिमेंट्स आ गए हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। अब हम एरिया एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पर लाइन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो लेट्स जस्ट राइट डाउन द लाइन एलिमेंट्स, जो कि हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं तो 3 लाइन एलिमेंट्स होंगे, और अब मैं उनको उनके वेक्टर के साथ भी बना सकता हूँ। तो ये होगा डी एस एस हेड, और जो हमारे पास डी एल होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फाई वो होगा एस डी फाई फाई हेड, और जो हमारे पास डी एल होगा बट वो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, वो है डी जेड जेड हेड। ओके, तो अब मैंने इनके साथ इनके यूनिट वेक्टर्स भी लिख दिए हैं। अब हम चलते हैं एरिया वॉल्यूम एलिमेंट्स की तरफ। तो वॉल्यूम एलिमेंट जो होता है वो हमेशा क्या होते हैं, उसको डी टॉ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो वॉल्यूम एलिमेंट होते हैं वो तीनों लाइन एलिमेंट्स का मल्टीपल मल्टीपल होते हैं, क्योंकि वो 3 साइड्स के होते हैं। तो जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा वो होगा डी एल एस टाइम्स डी एल फाई टाइम्स डी एल जी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एल एस की जगह डी एस ही आएगा, डी एल फाई की जगह एस डी फाई आएगा, और डी एल जी की जगह डी जी आएगा। तो एस डी फाई डी जी, ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट आ गया है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है,
अगर आपको नहीं पता कि ये इसका मल्टीपल होता है तो आप ऐसे पता कर सकते हैं कि डी एक्स डी वाई डी जी जो होता है वो डी टॉ होता है, वॉल्यूम एलिमेंट होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हमें कैसे पता चलता है कि यही हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, क्योंकि वो असल में डी एल एक्स डी एल वाई डी एल जी होता है। किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपने वॉल्यूम एलिमेंट निकालना हो तो आप लाइन एलिमेंट्स फाइंड करके उन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि वो लेंथ क्यूब के यूनिट्स बनते हैं, और वही उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्मॉल लेंथ एलिमेंट के बराबर होता है। तो हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट आ गया है, तो ये बाकी अब इसकी रफ फॉर्म लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम एलिमेंट आया है वो आया है एस डी फाई डी जी। तो ये हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है, डी टॉ है जो कि है एस डी फाई डी जी। अगेन एरिया एलिमेंट्स भी तीन हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? किसी एक कोऑर्डिनेट को कांस्टेंट रख के, और फिर वो जिस कोऑर्डिनेट को कांस्टेंट रखेंगे वही हमारा परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो फर्ज करें हम पहले अगर एस को कांस्टेंट रखें तो डी ए कीपिंग एस कांस्टेंट, तो आपको पता है वो क्या होगा, वो बाकी जो दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन कोऑर्डिनेट्स के मैग्नीट्यूड, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उन दोनों कोऑर्डिनेट्स के स्मॉल डिफरेंशियल लेंथ्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और आप देख सकते हैं कि फिर ये यूनिट ऑफ एरिया बनेंगे, और जो यूनिट वेक्टर होगा वो इसी का आ जाएगा। तो ये क्या होता है फिर हमारे पास, डी एल फाई की जगह हमारे पास आएगा एस डी फाई, डी एल जी की जगह आएगा डी जी, और ये हो जाएगा एस हैट। तो हमारे पास डी ए एस जो होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है, एस डी फाई डी जी एस हैट। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो डी ए एस हमारे पास हुआ एस डी फाई डी जी एस हैट, और हमारे पास फिर डी ए फाई क्या होगा, उसमें हमारे पास होगा डी एल एस और डी एल जी, और वो होगा पर फाई डायरेक्शन में। तो इसकी जगह भी अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं अब, तो ये क्या देगा मुझे, वैल्यूज पुट करने से, ये मुझे वैल्यूज पुट करने से दे देगा डी एस डी जी फाई हैट। और अगर फाइनली मैं डी जी का जिक्र करूं, ठीक है, तो इसमें सॉरी डी ए जी का जिक्र करूं, वेक्टर एलिया एलिमेंट सच दैट जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है जी के यूनिट वेक्टर, और जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है डी एल एस डी एल फाई टाइम्स जी यूनिट वेक्टर। तो ये डी एल एस और डी एल फाई की मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ इसको मिटाकर। तो जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, डी एस एस डी फाई, और एस डी फाई एस को पहले ले जाता हूँ तो एस डी फाई, एस डी फाई, और हमारे पास यहाँ जी हैट आ जाएगा। तो इसकी ज़्यादा इसको बेहतर कॉन्टेक्स्ट में समझना है तो आप लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की वीडियोस देख लेंगे, कि उसमें मैंने बहुत कॉन्टेक्स्ट में समझाया हुआ है कि ये एलिमेंट्स किस तरीके से निकाले जाते हैं। और एरिया एलिमेंट्स, वॉल्यूम एलिमेंट्स, लाइन इंटेग्रल्स की जो मेरा लेक्चर है वो भी देख लें। उसमें मैंने ये भी बताया कि एलिमेंट्स होते क्या हैं, बनाते क्यों हैं, और यूज़ कैसे करते हैं इन एलिमेंट्स को। तो ये लाइन एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, एरिया एलिमेंट मैंने अपनी इंटेग्रल वाली वीडियोस में भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किए हैं, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी इसको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बताया है कि बाकी कोऑर्डिनेट्स में किस तरह यूज़ होते हैं। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। अब मैं आप लोगों को डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट और लैप्लाशियन का फार्मूला दिखाता हूँ, और उसके बाद हम एक एग्जांपल करते हैं स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की, उसमें स्टोक्स थ्योरम या डाइवर्जेंस थ्योरम सॉल्व करते हैं, ताकि एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी हो जाए हमारी। तो लेट्स स्टार्ट दैट विदाउट फर्दर अड्यू। गाइस, अगर हमें एक वेक्टर फील्ड दे दी जाए या एक फंक्शन दे दिया जाए, स्केलर फंक्शन, तो उसका जो ग्रेडियंट लेते हैं वो हम इस फॉर्मूला से लिया जाता है। तो इसमें भी देखिए एक 1/s का फैक्टर आता है, और ये फैक्टर कैसे आ रहा है ये मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो इसका अगर हम डाइवर्जेंस लें तो डाइवर्जेंस में भी आप देख सकते हैं इधर एक 1/s का फैक्टर आ रहा है, ये 1/s का फैक्टर आ रहा है। और जो वेक्टर फील्ड होगी वो किस तरीके से लिखी जाएगी हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, वो होगी वी एस एस हैट प्लस वी फाई फाई हैट प्लस वी जी जी हैट। तो एक वेक्टर फील्ड हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में सिलेंड्रिकल ही यूनिट वेक्टर्स में लिखी जाएगी, और सिलेंड्रिकल ही
क्या कहते हैं कंपोनेंट्स में लिखी जाएगी। तो वी एस फिर आप यहाँ पुट करेंगे डाइवर्जेंस के लिए, वी फाई यहाँ पुट करेंगे और वी जी यहाँ पुट करेंगे, एंड फिर आप उससे चीज़ें कंप्यूट कर सकते हैं। उसी तरह कर्ल में भी इसी तरह है कि यहाँ आप वी जी पुट कर सकते हैं, यहाँ वी फाई पुट करेंगे, यहाँ वी एस, यहाँ हम पुट करेंगे अगेन वी जी, यहाँ फिर हम वी फाई पुट करेंगे इधर और फिर वी एस पुट करेंगे। तो ये काफ़ी अजीब सा है। इसके बाद हमारे पास ये लप्लाशियन भी है, इसका भी फॉर्मूला है। ये सारे किस तरह आए हैं, ये क्यों इसमें चेंजेस आती हैं, क्यों एक्स्ट्रा फैक्टर्स आते हैं, क्यों ये कार्टेशियन जैसे नहीं रहते, ये अगली वीडियो में आपको स्फेरिकल का भी पता चल जाएगा और डाइवर्जेंट और सिलेंड्रिकल का भी की भी ये बात पता चल जाएगी। तो ये बहरहाल फार्मूलाज हैं डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट के स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। अब चलें हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ओके गाइस, नाउ लेट्स डू एन एग्जांपल। एग्जांपल जो मैं करूँगा वो मैं हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की करूँगा, फिर अगर टाइम बचा तो एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की भी लाने की कोशिश करूँगा। तो एग्जांपल उसने कहा है कि उसने हमें एक वेक्टर फील्ड दे दी है और जो कौन से कोऑर्डिनेट्स में दी है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में दी है, और वेक्टर फील्ड है आर स्क्वायर आर हैट। तो ये हमारे पास जो है वेक्टर फील्ड है। अब उसने हमें जब वेक्टर फील्ड दे दी है तो उसने हमें कहा है प्रूव स्टोक्स थ्योरम, sorry it's not Stokes theorem but divergence theorem, I'm sorry for this, prove divergence theorem for this vector field over a sphere of radius r, r कैपिटल है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम फर्ज ये हम चाहें तो r को कन्वर्ट कर सकते हैं अंडर रूट r एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और r हैट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स वाई जी बेसिस वेक्टर में, पर उसके लिए उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये प्रॉब्लम कार्टेशियन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये प्रॉब्लम इस जो हमारा यूनिट वेक्टर बनाया हुआ है, जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है, इसमें बहुत आसान है। तो आर स्क्वायर आर हैट हमारी वेक्टर फील्ड है और इस वेक्टर फील्ड को हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, सॉरी इस वेक्टर फील्ड के ऊपर स्टोक्स थ्योरम प्रूव करना है। इसके हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो स्टोक्स थ्योरम हमें क्या कहता है, स्टोक्स थ्योरम की फॉर्म तो वही रहेगी कि वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट वी जो है डी टॉ इज इक्वल्स टू द क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ वी डॉट डी ए। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड कंप्यूट कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड अगर हम इसकी पहले कंप्यूट करें, और राइट हैंड साइड है क्या इसकी, वो है सरफेस इंटीग्रल ऑफ वी डॉट डी ए। तो हमारे पास एक स्फीयर है, ओके, तो स्फीयर के ऊपर आर कांस्टेंट होता है। तो ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर हमारे पास आर कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम एरिया एलिमेंट कौन सा यूज करेंगे, डी ए आर वाला एरिया एलिमेंट यूज करेंगे, वो एरिया एलिमेंट यूज करेंगे जो कोऑर्डिनेट हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो ये क्या बन जाएगा, सर क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ वी डॉट डी ए आर। ठीक है, अब v और डी ए आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, और लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि डी ए आर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई एंड देन वी गेट आर हैट। तो ये पुट करने से हमारे पास वी पुट करेंगे तो आर स्क्वायर आर हैट आएगा, तो वी गेट आर स्क्वायर आर हैट डॉटेड विद आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, देन वी हैव अगेन एन आर हैट। तो आर हैट डॉट किस चीज के बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर हो जाएंगे, और यहाँ हमारे पास क्लोज सरफेस इंटीग्रल ही आएगा। अब सरफेस इंटीग्रल्स को मैं दो डबल इंटीग्रल की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ क्योंकि जो सरफेस इंटीग्रल होता है ओवर एन एरिया का यही मतलब होता है। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा r टू द पावर 4 साइन थीटा डी फाई हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, पर r तो हमारे पास कांस्टेंट है,
तो इस पूरी प्रॉब्लम में आर तो कांस्टेंट रहना चाहिए, ये तो मेरे पास आर एज अ वेरिएबल आ रहा है। तो ये आर असल में इस पूरी प्रॉब्लम में आर बराबर है कैपिटल आर के, क्योंकि हम आर कांस्टेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्योंकि एरिया इंटीग्रल ले रहे हैं तो इसमें आर कांस्टेंट होगा और मैं आर की जगह कैपिटल आर पुट कर सकता हूँ। अभी कैपिटल आर टू द पावर 4 बाहर आ जाएगा और हमारे पास अंदर क्या बचेगा, मैंने बताया था लास्ट टाइम कि 0 से पाई तक साइन थीटा थीटा का इंटीग्रल होता है और 0 से 2 पाई तक इसका इंटीग्रल होता है, 0 से 2 पाई तक डी फाई का इंटीग्रल होता है। और ये इंटीग्रल अगर आप कंप्यूट करें तो हमेशा 4 पाई आता है। तो 0 से पाई साइन थीटा डी फाई, फिर 0 से 2 पाई, तो ये इंटीग्रल हमेशा 4 पाई के बराबर आता है। तो हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ 4 पाई आर टू द पावर 4। ठीक है, अब हम डाइवर्जेंस थ्योरम भी इस पर चेक कर लेते हैं। अ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी चेक कर लेते हैं, पर लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें पहले चाहिए डेल डॉट वी। तो मैं पहले डेल डॉट वी का फॉर्मूला निकालता हूँ और फिर आप लोगों को ये बताता हूँ। तो डेल डॉट वी का जो फॉर्मूले में जो पहली टर्म आती है वो आती है 1/r² पार्शियल बाय पार्शियल आर स्क्वेयर वी आर, प्लस आगे भी टर्म्स आती हैं बट वो बाकी सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी। क्यों जीरो हो जाएंगी? क्योंकि उसमें हमें डेरिवेटिव लेना होता है वी थीटा और वी फाई का। पर ये हमारी, अगर आप वेक्टर फील्ड देखें तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में वेक्टर फील्ड किस तरह होती है, वी आर आर हैट प्लस वी थीटा थीटा हैट प्लस वी फाई फाई हैट। तो इसमें थीटा कंपोनेंट तो है ही नहीं और फाई कंपोनेंट भी नहीं है, सिर्फ आर यूनिट वेक्टर के साथ कंपोनेंट खड़ा है। तो इसमें सिर्फ वी आर कंपोनेंट है, तो हमें थीटा कंपोनेंट चाहिए ही नहीं। तो हम सिर्फ वी आर डालेंगे और बाकी सारी टर्म्स, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव वी थीटा और वी फाई के होते हैं, तो वो जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास डेल डॉट वी निकालने के लिए मुझे बाकी सारी टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस यही टर्म्स लिख के कर सकता हूँ। तो ये 1/r² हो जाएगा। यहाँ मेरे पास आएगा पार्शियल बाय पार्शियल आर स्क्वेयर, और v किस चीज के बराबर है, आर स्क्वेयर आर हैट के। तो वी आर इसमें किस चीज के बराबर है, आर स्क्वेयर के, तो यहाँ आर स्क्वेयर आ जाएगा, बाकी टर्म जीरो है। तो ये 1/r² पार्शियल बाय पार्शियल आर और आर टू दी 4 आ जाएगा। सिंपल जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/r², 4 पावर एक नीचे आएगी, एक पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो आर, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4r के बराबर आंसर आ जाएगा ये जब इससे कटेगा। तो अब हम इसके ऊपर वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेते हैं, क्योंकि इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेना होता है तो स्टोक्स थ्योरम में। तो इसका जो वॉल्यूम इंटीग्रल होता है डेल डॉट वी का ओवर डी टॉप, वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल आ जाएगा। डेल डॉट वी की जगह 4r डालेंगे। डी टॉ क्या होता है, डी टॉ होता है आर स्क्वेयर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। इधर हम आर कांस्टेंट नहीं लेंगे क्योंकि ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो आर जाएगा 0 से आर तक, थीटा अगेन सरफेस ऑफ द स्फेयर पर जाता है 0 से पाई तक, और ये जाता है 0 से 2 पाई तक। तो अब हम इसको किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, ये 4r³ हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 0 to r, we will get 4r³, then we will get sin theta dr d theta d phi हो जाएगा हमारे पास। ये जाएगा 0 to पाई, ये जाएगा 0 से 2 पाई तक। तो हमारे पास यहाँ अब r का इंटीग्रल जब लेंगे तो ये साइन थीटा को कांस्टेंट समझेगा और हमारे पास आ जाएगा 4r⁴/4, पावर रूल लगाया और ये 0 से r तक इंटीग्रेट हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास साइन थीटा डी फाई बच जाएगा, और जब इसमें r डालेंगे तो एक टर्म, जीरो वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो r4 हो जाएगा और r4 बाहर आ जाएगा। यहाँ हमारे पास बचेगा 0 से 2 पाई, यहाँ हमारे पास बचेगा 0 से पाई, और हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा डी फाई। ये इंटीग्रल अगर आप कंप्यूट करें तो लास्ट टाइम भी आया था, ये हमेशा 4 पाई के बराबर होता है। तो हमारे पास यहाँ भी आ जाएगा 4 पाई r⁴ क्यू ई डी, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, हमारे पास ऊपर राइट हैंड साइड से भी यही आंसर आया था। तो इस तरीके से आप लोग स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इन द एंड मैंने सोचा कि एक प्रॉब्लम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की भी कर ली जाए। तो एक प्रॉब्लम हम क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड भी
कर लेंगे। तो इसकी एक एग्जांपल है और इसमें हम स्टोक्स थ्योरम प्रूव करेंगे। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम क्या करेंगे, अपने पास स्टोक्स थ्योरम प्रूव करेंगे। तो इसमें एग्जांपल में क्वेश्चन क्या है, पहली बार तो क्वेश्चन हमें कहता है कि प्रूव स्टोक्स थ्योरम, प्रूव स्टोक्स थ्योरम फॉर v is equals to k phi where k is a constant। तो k हमारे पास कांस्टेंट है और उसने रीजन भी दिया हुआ है कि किस रीजन पर हमने करना है, ओवर द सरफेस ऑफ ए सिलेंडर, ऑफ ए सिलेंडर। और इस सिलेंडर की क्या प्रॉपर्टी दी हुई है, विच इज ओपन बिलो, यानी उसका नीचे वाला हिस्सा ओपन है, ओपन बिलो एंड क्लोज्ड अबव, और ऊपर वाला हिस्सा बंद है। अभी मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो ज्यादा बेहतर समझ आएगी। एंड क्लोज्ड अबव विद रेडियस, सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है r एंड हाइट, और सिलेंडर की हाइट दी हुई है h। तो हमें सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है, ये बताया हुआ है कि हमारा जो सरफेस है वो एक सिलेंड्रिकल सरफेस है जो कि क्लोज्ड बिलो है बट जो कि क्लोज्ड अबव है बट ओपन बिलो है। तो ये किस तरीके का सरफेस है, उस पर हमने स्टोक्स थ्योरम प्रूव करना है। तो पहले तो हम ये सरफेस बना लेते हैं, तो इसको सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन में पहली चीज ये होनी चाहिए, ड्रॉ द सरफेस। तो हम ये सरफेस किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, तो अब लेट मी ट्राई टू ड्रॉ दिस सरफेस। तो ये सरफेस ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो अगेन मैं अपना, बहुत बुरा बन रहा है मेरा ये। ठीक है, तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। अगेन अपना, अब ये मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरा z एक्सिस है, और अब मैं अपने पास एक अदद x एक्सिस भी बना देता हूँ। और ये जो सिलेंडर है हमारा, ये नीचे हमारे सरफेस की बाउंड्री बनेगी, यानी ये सिलेंडर का वो हिस्सा है जो नीचे x और y प्लेन में है। तो ये जो ब्लू हिस्सा है ये एक्स वाई प्लेन में लाई करता है। ठीक है, तो ये जो ब्लू हिस्सा है दिस लाइज इन दी एक्स वाई प्लेन। और फिर इसके ऊपर से हमारा सिलेंडर निकलता है और ये नीचे वाला हिस्सा ओपन है। ठीक है, और इसके ऊपर से हमारा सिलेंडर निकलता है और फिर सिलेंडर ऊपर क्लोज हो जाता है, सिलेंडर निकलता है और सिलेंडर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, और नीचे भी ये मेरी डायग्राम आज बहुत बुरी बन रही है, तो नीचे भी ये इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और ऊपर से ये बंद है। ठीक है, ऊपर से ये क्लोज है और ये इसका ऊपर वाला जो सरफेस है ये भी क्लोज है, बट ये जो ब्लू वाली जगह है नीचे से ये ओपन है। तो ब्लू वाली लाइन हमारी क्या बनेगी, और इसके रेडियस के बराबर है ये ब्लू वाली लाइन। तो जो ब्लू वाली लाइन है और सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है, r रेडियस है, और इस सिलेंडर की जो टोटल हाइट है वो कितनी है, वो हमारे पास एच है। तो सिलेंडर की हाइट एच है, सिलेंडर का रेडियस हमारे पास आर है, यानी कि ये हमारी जो बाहर वाली लाइन बनेगी ये हमारी बाउंड्री लाइन है, ये हमारी वो कर्व है जो हमारे सरफेस के नीचे, जिसके ऊपर हम इंटीग्रेट करेंगे। और इसके ऊपर हमारे पास दो सरफेसेस हैं। देखिए, इन दोनों सरफेस को हमें अलग अलग ट्रीट करना पड़ेगा। एक इसका ऊपर वाला ढक्कन है जिसमें हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो z है और इसमें z ही कांस्टेंट है। तो हाइट h पर जाके हमारे पास z कांस्टेंट आ रहा है और उसमें जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो z है। और इसके सरफेस पर जब हम इंटीग्रेशंस परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमने अभी सरफेस इंटीग्रल्स लेने होंगे, ये किस डायरेक्शन में है, ये s हैट यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में है। इसका जो सरफेस है हर जगह ही ये s हैट यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में। तो हमारे पास दो सरफेसेस होंगे, एक हमारे पास, यानी वी हैव टू सरफेसेस। तो हमारे पास दो सरफेसेस हैं, वी हैव टू सरफेसेस। एक जो सरफेस है वो वाला सरफेस है जिसके ऊपर s कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो कि कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सिलेंडर जो है, सिलेंडर वाली जो शेप जो है, कर्व्ड सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरा सरफेस है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ds का फॉर्मूला होता है r d थीटा, सॉरी r नहीं, इसको मैं मिक्स कर देता हूँ हमेशा s के साथ, s d phi एंड देन वी गॉट dz। और ये किस डायरेक्शन में होता है, ये s हैट डायरेक्शन में होता है।
और हमारे पास दूसरा सरफेस क्या है, दूसरा हमारे पास डी ए जी, इसमें जी कांस्टेंट है, उस डायरेक्शन में है ये। और वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा एस डी फाई डी एस, या फिर एस डी फाई लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। तो एस डी फाई इस डायरेक्शन में हमारे पास दूसरा होगा, और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो जी हैट होगा। तो ये अपर अपर लिड कह लें इसे, ऊपर वाला जो ढकना है, ये वाला जो ढकना है, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये हमारे पास दो सरफेसेस है जिनके ऊपर हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो अब स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो स्टोक्स थ्योरम हमें कहता है, तो स्टोक्स थ्योरम सेज, तो हमें स्टोक्स थ्योरम क्या कह रहा है, स्टोक्स थ्योरम तो हमें ये बात करता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस वी, इसका अगर हम डॉट ले लें डी ए के साथ, यानी जो हमारे वेक्टर एरिया है उसके साथ, ये बराबर होता है जो बाउंड्री लाइन होती है, जो क्लोज्ड कर्व होती है, जिसको मैंने बीटा या सी दोनों से डिनोट किया है, उसके ऊपर वी डॉट डी एल से, ठीक है, या वी डॉट डी आर से। तो अब हम इसको देखेंगे कि ये सच में इसके ऊपर प्रूव होता है या नहीं होता। तो इसकी पहले हम एलएचएस से डील कर लेते हैं। ये एलएचएस से डील करना इसका थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। तो इसकी एलएचएस से डील करने के लिए पहले तो हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका कर्ल कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसके कर्ल का एक फॉर्मूला होता है जो मैं भी यहाँ पर लिखने लगा हूँ। ओके, तो ये हमारे पास कर्ल का फॉर्मूला होता है, और जो हमारे पास वेक्टर फील्ड दी गई है वो क्या दी गई है, वो के फाई दी गई है। और जिसमें के क्या है, के इज अ कांस्टेंट, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है वेक्टर फील्ड। तो के अगर कांस्टेंट है तो देखिए हमारे पास जो वेक्टर फील्ड होती है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, सॉरी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, एक वेक्टर फील्ड को किस तरह लिखा जा सकता है, वो इस तरह लिखा जा सकता है, वी एस एस हैट प्लस वी फाई फाई हैट प्लस वी जेड जेड हैट। अब देखें इसमें कोई भी कंपोनेंट नहीं है, इसका वी एस कॉम्पोनेंट भी जीरो है, इसका वी जी कॉम्पोनेंट भी जीरो है, इसके पास सिर्फ वी फाई कॉम्पोनेंट है, और वी फाई क्या है, के बराबर है। तो अगर अब देखें इसका मतलब ये टर्म भी जीरो हो गई, क्योंकि वी पार्शियल वी जी जब जीरो है तो ये टर्म भी जीरो हो गई। वी फाई जीरो नहीं है, पर वी फाई एक कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट का जब डेरिवेटिव लेंगे एक वेरिएबल से तो ये भी जीरो हो गया, तो ये पूरी टर्म हमारे पास जीरो आ जाती है। अब दूसरी चीज क्या है, यहाँ देखें ये वी एस है, ये जीरो है, ये टर्म भी जीरो हो गई, यहाँ वी जी है, ये टर्म भी जीरो हो गई, तो ये पूरी टर्म भी जीरो हो गई हमारे पास। अब इधर देखें यहाँ पर वी एस है तो ये चीज भी जीरो हो गई, क्योंकि वी एस जीरो। अब यहाँ पर ये जीरो नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ वी फाइव की जगह के डालेंगे, तो इसको अगर हम कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वन ओवर एस पार्शल बाय पार्शल एस, और हमारे पास यहाँ आएगा एस और एस के साथ के, ठीक है। तो अगर जब हम ये इंटीग्रल ले लेंगे, ये डेरिवेटिव ले लेंगे, तो वन ओवर एस, के तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और पार्शियल एस बाय पार्शियल एस ये वन हो जाएगा, तो टोटल हमारा आंसर आएगा के ओवर एस। तो ये हमारे पास आंसर आया। तो हमारे पास कर्ल ऑफ वी क्या आया, आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस स्टफ हमारे पास जो कर्ल ऑफ वी आया, इतना खूबसूरत रिजल्ट आया है हमारे पास। तो सब कुछ करने के बाद, वो पूरा डेरिवेटिव लेने के बाद, पूरा कर्ल लेने के बाद हमारे पास ये चीज सिंप्लीफाई हो गई है। कर्ल आया है डेल क्रॉस वी का, और क्योंकि वो जी हैट यूनिट वेक्टर था हमारे पास, तो उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास के ओवर एस आया था, और उसके साथ जो यूनिट वेक्टर है वो जी हैट है। तो अगर मैंने पहले कोई और यूनिट वेक्टर लिखा था तो वो गलत था, इस वाले कंपोनेंट में यूनिट वेक्टर जो होता है वो जी हैट होता है। आप खुद भी ये कर्ल लेकर दे सकते हैं। अब हमें इस कर्ल का, अब हमें दो सरफेसेस है हमारे पास, राइट। अगर मैं वापस जाऊं तो आप देख सकते हैं हमारे पास इधर क्या है, देयर आर टू सरफेसेस हैं, एक ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है, और एक इसके ऊपर वाली लिड है। तो हमें इन दोनों सरफेसेस के ऊपर इंटीग्रल लेना पड़ेगा, और फिर उन दोनों सरफेसेस के इंटीग्रल्स को ऐड करना पड़ेगा। पर देखिए अगर मैं फर्स्ट सरफेस का इंटीग्रल लूं, यानी फर्स्ट सरफेस में इसको कह रहा हूँ, ये जो सिलेंडर के ऊपर ये जो कर्व्ड सरफेस है, इसको, इसके ऊपर हमारे पास क्या है, डी ए किस चीज के बराबर है, डी ए इज इक्वल्स टू डी, जो हमारा वेक्टर एरिया है वो है डी ए आर वेक्टर एरिया के बराबर है, क्योंकि इधर आर कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास है एस, देन वी गॉट डी एस, एंड देन व्हाट एल्स डू वी हैव, एस डी एस, सॉरी इसमें डी एस नहीं आएगा और आर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये अब हम एस में काम कर रहे हैं, मैं एस और आर को काफी मरतबा मिस कर देता होता हूँ।
ठीक है, तो ये एस यूनिट वेक्टर आएगा मेरे पास यहाँ पर। तो ये एस की डायरेक्शन में है, तो एस यूनिट वेक्टर की जब हमारे पास आएगा तो उससे हमारे पास यहाँ पर जो चीज आएगी वो होगी एस डी फाई एंड देन वी विल गेट डी जी, क्योंकि बाकी दोनों आते होते हैं। तो ये मैंने लास्ट उसमें बताया था कि किस तरह आते हैं ये। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो सरफेस वन पर हमारे पास ये वेक्टर एरिया होगा, और हमारे पास एस किस चीज के बराबर है, इस पूरे सरफेस पर कांस्टेंट है, और एस जो है वो सिलेंडर के रेडियस के बराबर है, आर के बराबर है। ओके हो गया, तो अब हमारे पास ये चीज आ गई है। तो ये चीज जो हमारे पास आई है, अब हम ये सरफेस इंटीग्रल लेंगे डेल क्रॉस वी का, और इधर ही ले लेते हैं डॉट डी ए, और पहला डी ए जो है वो क्या है, वो हमारे पास आर की डायरेक्शन में। तो डेल क्रॉस वी हमारे पास क्या आया है, के ओवर एस जेड हेड आया है, और डी ए से हमारे पास क्या आएगा, एस डी फाई डी जी एस हेड, और ये दोनों डॉट हो रहे होंगे। पर देखिए जैसे ही हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, एस हेड और जी हेड का डॉट प्रोडक्ट जीरो दे देगा, तो पहले सरफेस पर इंटीग्रल ही हमारा पूरा का पूरा जीरो हो गया है। तो इसकी तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो जो हमारे पहले सरफेस का इंटीग्रल का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, ये हमें ऐड ही नहीं करना अंदर। तो ये जो आंसर आएगा इसका जीरो हो जाएगा। अब हम जरा सरफेस टू पर देखते हैं, यानी इंटीग्रल ओवर एस टू अगर मैं लूँ, तो ये मैं इंटीग्रल साइन बनाता हूँ, फिर एस टू पर इंटीग्रल लेता हूँ। तो इधर भी डेल क्रॉस वी जो था डॉट डी ए करना था। तो अब हमारे पास डी ए क्या आएगा, सरफेस टू के ऊपर, यानी इस वाले सरफेस के ऊपर हमारे पास जो डी ए है वो है डी ए जी के बराबर होगा। और ये कितना होगा हमारे पास, ये वही डी ए जी वाला है जो कि आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। ये याद नहीं भी है तो पिछली वीडियो में देख सकते हैं क्या था। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा के ओवर एस जी हैट, और डी ए जी जब हमारे पास आएगा खुलेगा तो डी ए जी क्या होता है, और ये हमारे पास वही एस टू का सरफेस इंटीग्रल है। और व्हाट इज डी ए जी, ये होता है एस डी एस डी फाई के बराबर होता है। ठीक है, तो एस डी एस डी फाई के बराबर होता है। अब ये डबल इंटीग्रल में खोल देता हूँ, और यहाँ पर जी हैट ही होता है, जी हैट और जी हैट वन हो जाएंगे, तो ये आम डबल इंटीग्रल बन जाएगा। तो हमारे पास इधर की जगह एस टू की जगह मैं दो इंटीग्रल्स लिख देता हूँ। एस वाला जो इंटीग्रल है वो जीरो से आर तक जा रहा है, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, के ओवर एस, again I'm sorry for this, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा k ओवर s इंटू एस डी एस डी फाइव। s से s कट जाएंगे तो s वाला जीरो से r तक जा रहा है, और फाइव वाला जीरो से टू पाई तक जा रहा है। तो अब s से s अगर कट गया तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इंटीग्रल लूंगा तो k s आ जाएगा, तो k s आ जाएगा जो कि जीरो से r तक जाएगा, और यहाँ हमारे पास डी फाइव आ जाएगा, पीछे जीरो से टू पाई तक हमारा इंटीग्रल जा रहा है। तो इसके अंदर मैं पुट कर दूंगा तो s की जगह r आ जाएगा, और अगेन जीरो से टू पाई तक हमारा इंटीग्रल जा रहा है, डी फाई तक, ये इंटीग्रल लूंगा तो फाई आ जाएगा, तो के आर फाई जो कि जीरो से टू पाई तक जाएगा, और इन टोटल हमारा इंटीग्रल जवाब क्या आ गया, के आर टू पाई। ठीक है, या फिर टू पाई आर के, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमारी हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उससे हमारे पास क्या जवाब आया है, कि जो इसका जवाब है वो है टू पाई आर के। अब इसकी हम राइट हैंड साइड भी ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम राइट हैंड साइड देखें, तो राइट हैंड साइड इसकी ये है। अब हमें कर्व्ड इंटीग्रल फाइंड करना है क्लोज कर्व पे ओवर वी डॉट डी एल का। ठीक है, और हमारी जो बाउंड्री लाइन है, जो कर्व है, वो ये ब्लू वाली कर्व है। ठीक है, और ये कर्व किस डायरेक्शन में है, ये कर्व है फाई हैट की डायरेक्शन में, तो हम वही वाला फाई हैट ही लेंगे। तो क्लोज्ड इंटीग्रल v क्या है, k ओवर, अब ये v जो है ये हम असल v डालेंगे इसमें। ठीक है, तो v हमारे पास क्या है, असल जो v है, ये कर्ल नहीं डालेंगे, वो v डालना है। v हमें गिवन है वो है k फाई हैट के बराबर है, तो k इसमें हम v की जगह k फाई हैट डालेंगे। तो अगर मैं v की जगह अब k फाई हैट डालूं तो यहाँ हमारे पास k फाई हैट आएगा, क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल आएगा, डॉट डी एल फाई हो जाएगा, क्योंकि हम फाई डायरेक्शन में हमारी कर्व मूव कर रही है। ठीक है, तो ये सी हो जाएगा, के फाई हैट आ जाएगा डॉटेड विद, अब इसका डॉट लेंगे डी एल फाई क्या होता है, एस डी फाई और फाई हैट। ठीक है, ये एस और फाई हैट वन के बराबर हो जाएगा जो डॉट प्रोडक्ट है, और अगेन ये इंटीग्रल जीरो से टू पाई तक जाएगा, क्योंकि ये पूरी कर्व पे हमें पूरा ऐसे आगे से पीछे तक घूमना है इस कर्व पर। ठीक है, तो जीरो से टू पाई हो जाएगा, तो के फाई
हमारे पास के फाई तो नहीं, फाई डॉट आर फाई डॉट वन हो गया, तो के एस और डी फाई बच जाएगा। ये किस चीज के बराबर हो जाएगा, और एस, इस पूरी कर्व पर एस जो है वो कांस्टेंट है, एस जो है वो आर के बराबर है, तो हमारा एस किस चीज के बराबर आएगा, आर के बराबर आ जाएगा, तो के आर हो जाएगा, दोनों कांस्टेंट्स हैं, 0 से 2 पाई डी फाई, इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, के आर और फाई जो कि 0 से 2 पाई तक जा रहा है, जिससे हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर के, जो हमने प्रूव कर दिया है दोबारा से कि एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। पहले भी हमारे पास 2 पाई आर के आंसर आया और अब भी हमारे पास 2 पाई आर के आंसर आया। आई होप कि ये एग्जांपल आपको समझ आई होगी स्टोक्स थ्योरम की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी तरह सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है।